वह राज्य जो कभी इतिहास के पन्नों में चाणक्य, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जैसे ज्ञानी, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो प्राचीन काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में जाने जाते थे, दुर्भाग्यवश आज उसकी पहचान गरीबी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, कम साक्षरता दर, प्राकृतिक आपदाओं और पिछड़ेपन से होती है। बिहार की धरती आज विकास के सभी आयामों पर पिछड़ रही है। बिहार का पॉवर्टी रेट इंडिया के अन्य सभी राज्यों में सबसे अधिक है। नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार के टोटल पॉपुलेशन का 51.91% पॉपुलेशन गरीबी में जी रही है। बिहार के बाद झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय गरीब राज्यों में एक है। बिहार का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग इंडिया में सबसे कम है। 2021 के डाटा के अनुसार बिहार का ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर 0.571 है, जो इंडिया के एवरेज ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर 0.633 से भी काफी कम है। आखिर क्या कारण है जिससे बिहार की गिनती अक्सर नीचे से की जाती है, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हो। भारत की बाकी और मेजर प्रॉब्लम्स की तरह ही बिहार के डाउनफॉल के जो नींव है वो भी ये ब्रिटिशर्स ही रखे गए। बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवेलिस उसने नोटिस करा कि बंगाल प्रेसिडेंसी से टैक्स तो मिल रहा है, लेकिन इस पूरे रेवेन्यू सिस्टम को मॉनिटर करना बड़ा ही मुश्किल काम। तो उसने सॉल्यूशन निकाला कि रेवेन्यू कलेक्शन का काम हम उस समय के जमींदारों को दे देते हैं, जो पहले भी मुगल एम्पायर्स के टाइम पर, इंडिपेंडेंट किंगडम्स के टाइम्स पर भी टैक्स वसूली करते आ रहे थे। लेकिन अगले कुछ सालों में बंगाल प्रेसिडेंसी से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी वो कम होने लगी। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को जो टैक्स मिल रहा था वो भी कम होने लगा। इसी वजह से 1793 में लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को पास कर दिया। अब इस एक्ट के अंदर ये कहा गया था कि 1793 और आने वाले हर साल में बंगाल प्रेसिडेंसी के जमींदार जितना भी टैक्स जनरेट कर पाएंगे उसका 90% ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए टैक्स एकदम फिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर उतना अच्छा चल नहीं रहा, जिससे किसानों के लिए मुश्किलें बढ़ गई। इस एरिया के जो गरीब किसान थे वो और गरीब होने लगे, क्योंकि अब से चाहे बारिश हो या ना हो, फसल उगे या ना उगे, खेती में लॉस हो जाए, लेकिन उनको उतना फिक्स टैक्स तो देना ही होगा। इससे एक और चीज हुई, जिन किसानों के पास खुद की जमीन थी उन्हें अपने जमीन से भी हाथ धोना पड़ा। तो ओवरऑल इस एक्ट के चलते धीरे धीरे किसानों का जो बैकबोन था उसे ही तोड़ दिया गया। बिहार जो कि गंगा और कोसी के मैदानों में स्थित है, जिससे यहाँ अच्छी उपज वाली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन यही नदियाँ इन एरियाज के लिए नेचुरल डिजास्टर का भी कारण बनती है। यहाँ की मिट्टियाँ एग्रीकल्चर के लिए तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर बसने वाले ज्यादातर लोगों की आजीविका एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है। ज्यादातर लोगों का कृषि पर हाई डिपेंडेंसी का मतलब है कि अगर कभी फसल अच्छी नहीं होती है, कभी बाढ़ आ जाती है या कभी सूखा पड़ जाता है, तो इससे वहाँ के लोगों पर सीधा असर पड़ता है। बिहार में हर साल बाढ़ का आना एक कॉमन सी बात है। स्पेशली मानसून सीजन में इसकी संभावना और बढ़ जाती है। अगस्त 2016 में बिहार में आए बाढ़ में 38 में से 15 जिलों और लगभग 3459 गाँव को भारी मात्रा में क्षति पहुंचाया, जिसमें लगभग 88 लाख लोगों का नुकसान। और बाढ़ के कारण जो आर्थिक क्षति हुई वो लगभग $74 मिलियन। बाढ़ के अलावा बिहार को सूखे से भी सफर करना पड़ता है। मानसून का सही समय पर ना आने या फेल हो जाने से, पानी की कमी से फसल अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। सूखे के कारण यहाँ के लोगों के इनकम और फूड सिक्योरिटी पर उतना ही असर पड़ता है जितना बाढ़ के कारण होता है। बाढ़ और सूखे से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिज और बिल्डिंग्स का नुकसान होता है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज से ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब होती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्लो करने का कारण बनती है। बिहार के गरीबी का एक कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी भी है। यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, पुअर रोड कनेक्टिविटी, इनएडिकेट पावर सप्लाई और प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की कमी ने इंडस्ट्रीज को डेवलप होने से रोक रखा है। बिहार में बढ़ते क्राइम, स्टेट गवर्नेंस इशू और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते इन्वेस्टर्स को लगता है कि बिहार में बिजनेस एनवायरनमेंट उतना फेवरेबल नहीं है, जिससे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की भी कमी देखी जाती है। एक तरह से देखा जाए तो बिहार की इस स्थिति का मुख्य कारण यहाँ की एजुकेशन फैसिलिटीज। लो क्वालिटी एजुकेशन के कारण यहाँ के लोग ना तो एजुकेटेड हो पाते हैं और ना ही स्किल्ड हो पाते हैं, जिससे उन्हें ना तो अच्छी नौकरी मिल पाती है और ना ही वे अपने खुद का कोई वर्क स्टार्ट कर पाते हैं, जिसके चलते उन्हें या तो कृषि पर डिपेंड होना पड़ता है या माइग्रेशन के थ्रू अदर स्टेट्स में लेबर्स का काम करना पड़ता है। अभी तक तो हमने बात करी कि बिहार के गरीब होने के क्या क्या कारण जो इसे सबसे पीछे धकेलता आ रहा है। अब हम जान लेते हैं कि बिहार इंडिया के अदर डेवलप्ड स्टेट्स में कैसे शामिल हो सकता है। सबसे पहले यहाँ की गवर्नमेंट को एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एजुकेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नई पॉलिसीज भी लागू की है। बेटर रोड कनेक्टिविटी, रिलायबल पावर सप्लाई और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए
गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना होगा और साथ ही यह भी कोशिश करनी होगी कि इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया जा सके। गवर्नमेंट को यहाँ के एग्रीकल्चर को मॉडर्न टेक्निक्स और टूल से इक्वाइप करना चाहिए। साथ ही फार्मर्स को ट्रेनिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करके उनकी प्रोडक्टिविटी और इनकम को बढ़ाई जा सकती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स एस्टैब्लिश करके हेल्थ केयर एक्सेस को और बेटर बनाया जा सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट गवर्नेंस के बिना किसी स्टेट का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए करप्शन को कम करने और पॉलिसीज को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस स्ट्रक्चर को भी एस्टैब्लिश करना होगा। नमस्कार।